हेलो माय डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके प्यारे यूट्यूब चैनल साजी इंस्टीट्यूट ऑफ लर्निंग में। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे और अपने अध्ययन के कार्यों में लगे हुए होंगे। आज हम सभी क्लास 10th में आने वाले एक अध्याय को पढ़ेंगे और उस अध्याय का नाम है त्रिकोणमिति। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि क्लास 10th में जो स्टूडेंट्स होते हैं या आप सभी जो हैं इस एक्सरसाइज से काफ़ी भयभीत रहते हैं, इस अध्याय से काफ़ी भयभीत रहते हैं। त्रिकोणमिति का नाम सुनते ही आप जो है अपने पेशेंस को और कहें अपने धैर्य को छोड़ देते हैं। आपके अंदर जो मोटिवेशन या कहते कॉन्फिडेंस जो होता है वो एकदम लो हो जाता है इनके प्रश्नों को देखते ही। उसका रीज़न क्या होता है? उसका रीज़न ये है कि त्रिकोणमिति का आपको कॉन्सेप्ट नहीं मालूम है कि त्रिकोणमिति आखिर है क्या और त्रिकोणमिति किस पर टिकी हुई है। यानी कि हम त्रिकोणमिति को सोल को समझते हैं, इसकी जो सोल है, इसकी जो आत्मा है, यदि आपको उसके बारे में जानकारी है कि त्रिकोणमिति किस पर टिकी हुई है तो आप इससे आने वाले सारे प्रश्नों को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो आज हम उसी सोल को समझेंगे, उसी बेसिक कॉन्सेप्ट को समझेंगे। अगर आपने इस कॉन्सेप्ट को आपने समझ लिया तो त्रिकोणमिति का जो भी आपका डर है वो सब दूर हो जाएगा और इसके सभी प्रश्नों को आप आसानी से कर सकते हैं और आप अपनी क्लास में अन्य सभी विद्यार्थियों से एक अलग दिखेंगे। इन प्रश्नों को सॉल्व करते हुए आपके अंदर एक अलग सा कॉन्फिडेंस होगा। और मुझे आशा है कि आप यदि इस वीडियो को पूरी तरीके से निरंतर लास्ट तक यदि आप देख लेंगे और इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को समझ लेंगे तो आप इससे संबंधित हर एक प्रश्न को आप आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए आपका समय नष्ट न करते हुए हम सीधे चलते हैं त्रिकोणमिति के उस सोल को समझते हैं, उस बेसिक कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि आखिर त्रिकोणमिति टिकी किस पे हुई है। इसी के साथ अगर मैं आपको त्रिकोणमिति की डेफिनेशन भी बताऊं तो त्रिकोणमिति की डेफिनेशन क्या होती है? त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम किसी भी त्रिभुज की भुजाओं और इसके कोणों के मध्य जो संबंध होता है उसके बारे में हम अध्ययन करते हैं। ये त्रिकोणमिति कहलाता है। चलिए, ये त्रिकोणमिति की डेफिनेशन हो गई, लेकिन हमें इसके कॉन्सेप्ट को क्या समझना है, इसका कॉन्सेप्ट आखिर है क्या। तो अगर आप त्रिकोणमिति को समझना चाहते हैं, जैसा कि इसमें लिखा भी है त्रिकोणमिति अर्थात एक मिति को अगर मैं बताऊं तो मिति एक तरीके से हम कह सकते हैं कोई भी एक सराउंडिंग एरिया होगा, एक क्षेत्र होगा, उसी को मिति कहेंगे। त्रि माने हो गया तीन और कोण माने एंगल, यानी कि कोण जो है वो तो कोण ही है। तो ये त्रिकोण होते आखिर किस में है? तो त्रिकोण होते हैं आपके त्रिभुज में। तो अगर ट्रिग्नोमेट्री को समझना तो हमें त्रिभुज को समझना जरूरी है पहले। तो त्रिभुज आपके सामने मैंने एक आकृति बना रखी है। त्रिभुज आपका ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। ये सभी मैंने त्रिभुज बना रखे हैं। तो अभी हम त्रिभुज को समझते हैं। तो त्रिभुज क्या है? अगर आपसे कहा जाए त्रिभुज क्या है तो आप कहेंगे त्रिभुज एक ऐसी आकृति है, या कहेंगे कि तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति। आप देख सकते हैं इस ट्रायंगल में, इस आकृति में कितनी भुजाएं हैं। भुजाएं तो आप जानते होंगे ना, इंग्लिश में कहें तो साइड। तो इसमें तीन भुजाएं हैं, एक भुजा ये हो गई, दूसरी ये हो गई और तीसरी ये हो गई। तो ये त्रिभुज में आपको मालूम होना चाहिए कि त्रिभुज क्या है। तो आप कह सकते हैं कि तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति को हम त्रिभुज कहते हैं। ये त्रिभुज है। बस इतना सा त्रिभुज के बारे में है। अब हमें अगर ट्रिग्नोमेट्री में और भी अच्छे समझना है, क्वेश्चंस को आसानी से हम चाहें कि हम सॉल्व कर सकें, तो ये भी पता होना चाहिए कि त्रिभुज में क्या क्या पॉइंट्स या क्या क्या इसके गुण होते हैं एक तरीके से। तो प्रमुख घटक या पॉइंट्स की बात करें तो त्रिभुज में पाई जाती हैं भुजाएं और शीर्ष और कोण। अब देखिए, जैसे मैंने इस त्रिभुज को एक नाम दे दिया, मान लीजिए ए, बी और सी। तो इस त्रिभुज के आपके सामने ये जो पॉइंट मैंने लिख रखा है, इसको लेटर ए से, लेटर बी और लेटर सी से डिनोट किया है, ये कहलाते हैं इसके शीर्ष। तो यदि आपसे कोई पूछे कि त्रिभुज में कितने शीर्ष होते हैं तो आप कह सकते हैं कि त्रिभुज में तीन शीर्ष होते हैं। कितने शीर्ष होते हैं? तीन। जो कि किसी भी त्रिभुज का कोई ना कोई एक उसका नामकरण दिया होगा। जैसे कि मैंने इसका नामकरण किया है, इसके शीर्ष हैं शीर्ष ए, बी, सी। तो यदि आपसे पूछा जाए इस त्रिभुज में शीर्ष कितने हैं तो आप कहेंगे तीन हैं, जो कि हैं क्रमशः ए, बी व सी। अब आपसे पूछा जाए इसकी भुजाएं कितनी हैं तो भुजाएं भी आप कह सकते हैं त्रिभुज है तो इसमें तीन भुजाएं होंगी। कितनी भुजाएं होंगी? तीन, जो कि आपके सामने। अब भुजाएं आप देखिए कैसे लिखते हैं। हमेशा किसी भी ट्रायंगल में चाहे भुजाएं बतानी हो, चाहे कोण बतानी हो, कोण को बताना हो, तो हमेशा हम जो है क्लॉक वाइज चलते हैं। क्लॉक वाइज का मतलब होता है घड़ी की जिस तरीके से सुइयाँ चलती हैं, जैसे ये घड़ी है तो घड़ी में इस तरीके से सुई चलती हैं, इधर ऐसे करके। तो घड़ी की सुइयों को चलने की दिशा में अर्थात क्लॉक वाइज हम इसको पढ़ेंगे। तो अगर मैं इसकी भुजाओं को बताऊं तो आप भुजाएं बताएंगे। पहली भुजा हो जाएगी ए बी, तो आप लिख सकते हैं ए बी। दूसरी भुजा हो जाएगी बी सी और तीसरी भुजा आपकी हो गई सी है। तो इस तरीके से आपने देखा कि इस त्रिभुज की तीन भुजाएं हैं, ए बी, बी सी तथा सी ए। तो किसी भी त्रिभुज में आप देख सकते हैं तीन शीर्ष होते हैं, तीन भुजाएं और तीन ही कोण होते हैं।
कोण क्या होता है, देखिए जहाँ पर दो भुजाएं किसी एक कॉमन पॉइंट पर मिलती हैं, ठीक है, जहाँ पर दो भुजाएं, त्रिभुज की जो दो भुजाएं हैं, जैसे ये भुजा आपकी हो गई ये वाली BC और ये CA, ये कहाँ पर पॉइंट C पर मिल रही हैं, तो ये जो गैप है, ये जो अंतर यहाँ पर, ये जो एक तरीके से यहाँ पर ये जो जगह बची हुई है, ये जो गैप है, इसी गैप को हम कहेंगे कोण। अब इस कोण को कैसे नोट करेंगे, अब यहाँ पर जिस तरीके से यहाँ पर, इसी तरीके से यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। तो आप देख सकते हैं कि आपसे अगर यही पूछ लिया जाए कि त्रिभुज में कितने कोण होते हैं, तो आप बताएंगे त्रिभुज में 3 कोण होते हैं। हाँ, अब इन कोणों को हम लिखेंगे कैसे, तो देखिए कोण को भी लिखने के लिए हमें जो है क्लॉक वाइज चलना होगा। मान लीजिए हम सबसे पहले कोण लिख लेते हैं, यहाँ से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ कोण B से, पहले B लिखेंगे, फिर C लिखेंगे, फिर A लिखेंगे। तो देखिए कोण B को कैसे लिखा जाएगा, किसी भी कोण को दो तरीके से लिखा जा सकता है। मान लीजिए कि मैंने अलग से एक कोण बना लिया, ये ABC जो कोण है इसको मैंने इधर बना लिया, देखिए इस तरीके से, ये A पॉइंट था, ये B था और ये C था। तो इसको हम दो तरीके से लिख सकते हैं, आप देख सकते हैं यही ये जो आकृति मैंने इधर बना ली, तो इसको हम दो तरीके से लिख सकते हैं। पहला क्या, पहला हम लिखेंगे इस तरीके से, कोण का निशान, ये कोण का निशान होता है, साइन होता है ABC। हमें कैसे चलना है, घड़ी की जिस तरीके से सुई चलती है क्लॉकवाइज वैसे ही चलना है, ABC। तो इस कोण को हम कहेंगे ABC। या जब हमने ABC लिखा तो हम ना तो A के बारे में बता रहे हैं ना ही C के बारे में, हम सिर्फ और सिर्फ B के बारे में यहाँ पर जानकारी दे रहे हैं। तो ABC लिख लो, चाहे इसको आप लिख लो कोण B। तो किसी भी कोण को आप दो प्रकार से लिख सकते हैं, एक प्रकार ये है 3 बिंदुओं की सहायता से, और दूसरा आप उसी मेन पॉइंट को, मेन बिंदु को लिखकर उसके पहले कोण का निशान लगाकर आप किसी भी कोण को लिख सकते हो, बता सकते हो। तो हमने ये वाला कोण बताया B, अब आपको C कोण बताना है। तो जब C कोण बताना होगा तो आप कहाँ से, जैसे यहाँ C को बताना है तो हम यहाँ से शुरुआत करेंगे, B को बताना था तो यहाँ से शुरुआत की, तो B से हम स्टार्ट करेंगे, क्लॉक वाइज चलते हुए यहाँ तक जाएंगे तो इस C का नाम हो जाएगा। तो क्या होगा कोण C का नाम, देखिए BCA। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर कोण BCA, या आप इसे कैसे लिख सकते हैं, जैसा कि मैंने बताया कि जो मेन होता है पॉइंट, जिस कोण के बारे में आप बताना चाह रहे हैं उसी कोण को लिख लो, उस पॉइंट को, और उससे पहले कोण का निशान बना दो। तो इस कोण को हम जो है BCA या कोण C करके भी लिख सकते हैं। ये मैं आपको इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि जब हम त्रिकोणमिति के क्वेश्चंस को समझेंगे तो उसमें इसी प्रकार का ट्रायंगल, यही ट्रायंगल आएगा मोस्टली, और उसमें ऐसे ही कोण वगैरह आपसे पूछे जाएंगे। तो आपको मालूम होना चाहिए ना कि कोण होता क्या है। कोण अगर किसी ने मान लीजिए क्वेश्चन में कह दिया, मान लीजिए कि जैसे क्वेश्चन में कह दिया कि कोण ABC बराबर 90 डिग्री, तो आपको पता भी तो हो कि कोण ABC अगर हमें दर्शाना है डायग्राम में तो कहाँ पे दर्शाएं, यहाँ A पे दर्शाएं, B पे दर्शाएं या C पे, क्योंकि इसने तीनों बिंदु बोल दिया ना ABC। तो आपको क्लियरली मालूम होना चाहिए कि जब भी कोण बोला जाएगा तो उसका जो बीच का पॉइंट होगा, बीच का बिंदु होगा, वहां पर आप कोण का निशान बना देंगे। तो इस तरीके से ABC कोण हो गया। तो हमने कोण C को भी नोट कर लिया। अब मैं कोण A को नोट करने जा रहा हूं, आप बताएं कोण A को कैसे व्यक्त करेंगे। फिर से अभी आपने इसको लिखा, अब इसको लिखा, अब इसको लिखेंगे। तो अब हम यहां से स्टार्ट करेंगे, तो CAB, तो इसको हम लिखेंगे कोण CAB। ये कोण को लिखने का सही तरीका है। या इसको आप कैसे लिख सकते हैं, या हमने बोला ना बीच में जो पॉइंट है जिसको आप लिखना चाह रहे हैं उसी को आपने लिखा और उससे पहले आपने कोण का निशान लगा दिया। तो ये तो आपने जो है त्रिभुज के बेसिक जो घटक थे उसके बारे में आपने समझा कि त्रिभुज क्या होता है, त्रिभुज के प्रमुख घटक क्या हैं। तो आप बता सकते हैं कि 3 भुजाओं से घिरी हुई आकृति को त्रिभुज कहते हैं। और त्रिभुज में क्या घटक होते हैं, त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं, 1 2 3 शीर्ष होते हैं, A B C या कुछ भी हो सकते हैं, P Q R जो भी नाम हो, और 3 ही कोण होते हैं। ये आपके इसके 3 जो विशेषताएं या 3 घटक आपने पढ़ लिए। तो ये तो बात होगी त्रिभुज के बारे में। अब हमें त्रिभुज के प्रकार भी पढ़ना है, उनके बारे में हमें जानकारी होना चाहिए, जिससे कि अगर ट्रिग्नोमेट्री के एक्सरसाइज में कोई भी क्वेश्चन आ गया तो हम आसानी से कर सकें। तो ट्रायंगल यानी त्रिभुज जो है वो 2 आधार पर बांटा जा सकता है, एक कोण के आधार पर और एक भुजाओं के आधार पर। तो कोण के आधार पर भी त्रिभुज 3 प्रकार के हैं और भुजाओं के आधार पर भी त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं। कोण के आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार के कौन कौन से, सबसे पहले होता है न्यून कोण त्रिभुज, दूसरा समकोण, तीसरा अधिक कोण। ये आपके लिए आपकी एक्सरसाइज में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल निभाने वाला है। तो न्यून कोण त्रिभुज क्या होता है, न्यून कोण त्रिभुज आपके सामने बना है। हम ऐसे ही आपको बता देते हैं कि न्यून कोण त्रिभुज एक ऐसा त्रिभुज जिसमें कोई भी कोण
किसी भी कोण का मान 90 अंश से ज़्यादा ना हो, अर्थात प्रत्येक कोण का मान 90 अंश से कम होता है, 90 डिग्री से कम होता है, ऐसा त्रिभुज आपका न्यून कोण त्रिभुज कहलाता है। जैसे कि आपके सामने मैंने एक त्रिभुज बना दिया, मैं देखो इसका एक नाम लिख देता हूँ PQR। तो इसमें जो PQR है, अब मैंने देखो यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज लिख दिया, ये गलत तरीका है लिखने का। PQR ऐसे नहीं, कैसे लिखा जाएगा, इस तरीके से। तो PQR ये सही तरीका है। तो PQR में आप देख सकते हैं ये 70 डिग्री है, ये 75 डिग्री है, 35 डिग्री है। इन सभी त्रिभुजों का जो एक तरीके से नाम है वो 90 डिग्री के आधार पर बताया गया है, 90 डिग्री के आधार पर। तो न्यून कोण त्रिभुज में क्या होता है, सभी मान आप देख सकते हैं 90 से कम है। तो ऐसा त्रिभुज जिसके प्रत्येक कोण का मान 90 से कम हो, 90 डिग्री से कम हो, वह त्रिभुज आपका न्यून कोण त्रिभुज कहलाता है। आपको ये डेफिनेशन भी मैंने बता दी, आप इसको लिख लेना और याद कर लेना। दूसरा है समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज फिर से 90 पे ही हमें फोकस करना है। तो एक ऐसा त्रिभुज जो कि जिसमें एक कोण 90 अंश होता है, वह आपका समकोण त्रिभुज कहलाता है। क्या बोला हमने, एक ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 अंश होता है, वह आपका त्रिभुज समकोण त्रिभुज कहलाता है। और ये आपके जो है एक्सरसाइज में सबसे ज़्यादा रोल निभाने वाला है। इसी से आपके संबंधित क्वेश्चन बनेंगे। फिर लास्ट, अधिक कोण त्रिभुज। एक ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण, किसी भी एक कोण का मान जो है वो 90 अंश से भी अधिक होता है, तो ऐसा त्रिभुज आपका अधिक कोण त्रिभुज कहलाता है। अच्छा, आपको ये भी जानकारी होनी चाहिए कि त्रिभुज के सभी कोणों का योग कितना जो होता है 180 डिग्री, इसके बारे में आपको कंप्लीटली जानकारी होना चाहिए। यानी तीनों कोणों का मान जो है 180 से ज़्यादा ना हो। तो आप देख सकते हैं अधिक कोण की मैंने आपको क्या जो है क्वालिटी बताई, एक ऐसा त्रिभुज जिसका कोई एक कोण जो है वो 90 अंश से अधिक होता है, वह त्रिभुज आपका अधिक कोण त्रिभुज कहलाता है। तो ये तो कोण के आधार पर हमने जो है त्रिभुजों के प्रकारों को बांट दिया है, 3 प्रकार के हो गए। अब हम भुजाओं के आधार पर, किसके आधार पर, भुजाओं यानी साइड्स के आधार पर हम त्रिभुजों के प्रकार पढ़ेंगे। तो यहाँ पर साइड्स भुजाओं के आधार पर भी त्रिभुज 3 प्रकार, समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और विषमबाहु त्रिभुज। जैसा कि यहाँ पर लिखा समबाहु, बाहु माने होता है भुजाएं, यानी सम माने होता है समान, यानी कि समान हो भुजाएं। एक ऐसा त्रिभुज जिसकी हर एक भुजा समान हो, बराबर हो, वह आपका समबाहु त्रिभुज कहलाता है। जैसे कि मैंने आपके सामने एक त्रिभुज लिख दिया। अब इसका भी नाम मैं लिख सकता हूँ, इसका नाम ABC, इसका नाम भी लिख दिया PQR, इसका नाम XYZ। ठीक है, कुछ भी हो सकता है, और चलना हमेशा जो है क्लॉक वाइज ही नाम जब लिखेंगे। तो समबाहु त्रिभुज में क्या होगा, जिसकी सभी भुजाएं समान होती हैं, उनका मान जो है वो हमेशा बराबर होता है, ऐसा त्रिभुज समबाहु त्रिभुज कहलाता है। जैसे आप देख सकते हैं AC भुजा का मान भी 3 है, AB का भी 3 है और BC का भी 3 है, तो ये समबाहु त्रिभुज हो गया। समद्विबाहु में क्या होता है, जिसकी ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाओं का मान समान होता है, समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। जैसे यहाँ आप देख सकते हैं, इसमें PQ का मान 5 डिग्री है, 5 सेंटीमीटर है, और RP का मान भी 5 सेंटीमीटर है। जबकि जो तीसरी भुजा है QR, उसका मान 4 सेंटीमीटर है। तो इसमें दो भुजाओं का मान समान है, इसीलिए द्वि, सम माने समान, द्वि माने दो, बाहु माने भुजाएं। ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर हो, समान हो, समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। ये होगा आपका त्रिभुज। भी आप डायग्राम देख के बता सकते हैं कि एक ऐसा त्रिभुज विषम, विषम का माना हो गया अलग अलग, सम माना होता है समान बराबर, विषम माने होता है डिफरेंट डिफरेंट, भिन्न भिन्न। यानी एक ऐसा त्रिभुज जिसमें विषम हो क्या, बाहु यानी भुजाएं क्या हो, बाहु यानी भुजाओं का जो मान है वो विषम हो, अलग अलग हो, भिन्न भिन्न हो, ऐसा त्रिभुज आपका कहलाता है विषम बाहु त्रिभुज। आपके सामने डायग्राम बनाया है, इसमें भुजा XY का मान 8 सेंटीमीटर है, YZ का मान 7 सेंटीमीटर है, XZ का मान 4 सेंटीमीटर है। आप देख सकते हैं इसमें किसी भी दो भुजाएं या तीनों भुजाओं का मान बराबर नहीं है, इसीलिए आपका ये विषमबाहु त्रिभुज है। तो इस प्रकार से हमने भुजाओं के आधार पर भी जो है त्रिभुजों के प्रकार पढ़ लिए, और कोण के आधार पर भी हमने त्रिभुजों के प्रकार पढ़ लिए। हमने त्रिभुज को भी समझ लिया, त्रिभुज क्या होता है, त्रिभुज के जो है कोण के आधार पर भुजाएं, त्रिभुज में कोण के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं और भुजाओं के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, ये बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट। तो चलिए अब हम सभी समकोण त्रिभुज का त्रिकोणमिति में क्या उपयोग होता है, इसका क्या संबंध है त्रिकोणमिति से, उसको हम समझेंगे। तो समकोण त्रिभुज का क्या संबंध है, उससे पहले हम कुछ त्रिकोणमिति अनुपात को देख लेते हैं। यही त्रिकोणमिति अनुपात आपका जो है समकोण त्रिभुज से कुछ अपना संबंध बनाते हैं, उस संबंध को भी हम देखेंगे। तो आपके सामने 6 आपके त्रिकोणमिति अनुपात हैं, जो कि आपको मालूम होना चाहिए। कौन कौन से होते हैं, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक और कॉसेक। इसको आप इसी वे में लिखने का तरीका सीख लें, क्योंकि जब आप इस वे में लिखेंगे तो आगे जो आपको टिपिकल एक्सरसाइज लगती है, जहाँ कहीं पर ये आपको सबसे ज़्यादा आपको डराते हैं, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कॉसेक, वो आप सूत्र और वो फॉर्मूले आसानी से आप सॉल्व कर लेंगे।
याद कर लेंगे फॉर्मूलों को और उन फॉर्मूलों की सहायता से आप प्रश्नों को आसानी से हल कर सकते हैं। तो ये लिखने का तरीका आप लोग जो है सीख लें, ऐसे ही लिखेंगे, ऐसे लिखने का आदत डालीजिए। पहले साइन लिखेंगे, कॉस लिखेंगे, टैन लिखेंगे, कॉट और सेक और कॉसेक इसी तरीके से इसी वे में। क्यों? क्योंकि इससे हम बहुत सारे आगे आपको फॉर्मूले बताएंगे। तो देखिए ये आपके 6 त्रिकोणमितीय अनुपात हो गए। कौन कौन से होते हैं? साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक और कॉसेक। ये आपके कुल 6 आपके जो हैं वो त्रिकोणमितीय अनुपात हो गए। अब इन अनुपात का इस समकोण त्रिभुज में क्या संबंध होता है? आपके सामने एक मैंने समकोण त्रिभुज बना रखा है। ये ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें B कोण आपका समकोण है, समकोण अर्थात 90 अंश का है। आपको मालूम होगा, अभी बताया था कि कोण समकोण के सामने वाली भुजा जो है वो सबसे बड़ी भुजा होती है और इसी को हम कर्ण कहते हैं। इसमें हमने C को थीटा मान लिया, तो थीटा के सामने वाली भुजा AB आपकी लंब कहलाएगी और थीटा जिस भुजा पर बना हुआ वो आपका आधार कहलाएगा। कर्ण को K से डिनोट करते हैं, लंब को L से और आधार को A से डिनोट करते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री में आपको बहुत सारे फार्मूले मिलेंगे और यहीं से अब आपके फार्मूले बनने स्टार्ट हो गए हैं। तो आपके सामने एक ट्रिक लिख रखी है जिसका नाम है लाल बटे कका। इसकी सहायता से अभी हम कई सूत्र बनाएंगे और उन्हीं सूत्र की सहायता से सवालों को हल करेंगे, प्रश्नों को हल करेंगे। तो ये लिखा है आपका लाल बटे कका, जहाँ L का मतलब लंब है, A का मतलब आधार है और K का मतलब कर्ण है। ये आपको मालूम होना चाहिए और ये इसी वे में लिखा जाएगा। अब इसका क्या यूज है, इससे क्या संबंध है देखिए। तो इसके लिए ऊपर हम लिख लेते हैं SCT, यहाँ पर आपका आएगा C और यहाँ आएगा आपका S और यहाँ आएगा आपका C। इसको भी अगर आप याद करें तो समोसा चाय, समोसा कॉफ़ी चाय, कॉफ़ी समोसा और कॉफ़ी से याद कर सकते हैं, लेकिन ये कुछ ज़्यादा ही अलग हो जाएगा। आप याद कर लें तो बेहतर है। फिलहाल ये याद होना चाहिए लाल बटे कका। अच्छा, इसका क्या मतलब है? S फॉर साइन हो गया, C फॉर कॉस हो गया, T फॉर टैन हो गया और उसके बाद अगर मैं बात करूँ यहाँ पर C फॉर कॉट हो गया। उसके बाद क्या है? ये हो जाएगा आपका सेक और ये हो जाएगा आपका कॉसेक। तो ये आपके 6 त्रिकोणमितीय अनुपात इस लाल बटे कका पर आधारित है। क्या है? ये L के A के ये क्या है? इस समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं और ये अनुपात में लिखी है, रेशियो में लिखी है। अर्थात साइन के नीचे जो L/K लिखा है वो साइन का इस त्रिभुज में रेशियो यानी अनुपात होता है दो भुजाओं का। अर्थात जैसे थीटा के अकॉर्डिंग मैं अगर साइन की वैल्यू लिखूं तो क्या होगी? तो साइन थीटा बराबर आपका लिखा जाएगा L/K, L/K। यानी आपसे अगर कोई पूछे कि समकोण त्रिभुज में साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी तो आप कहेंगे लंब बटा कर्ण। L मीन्स क्या हो गया? लंब और K मतलब हो गया कर्ण। यह आपको याद रखना है। इसी प्रकार कॉस, तो कॉस आप देख सकते हैं इसी लाल बटा कके की हेल्प से, तो A और K लिखा है तो ये हो जाएगा आपका A/K अर्थात आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। तो इतना लेंदी ना लिखकर ये शॉर्ट फॉर्म में हमें लिखना सीख लेना चाहिए जिससे कि हमें हेल्प मिलेगी। उसके बाद ऐसे ही टैन के बारे में, तो जो टैन थीटा है वो हो जाएगा आपका L/A अर्थात आप इसे लिख सकते हैं लंब बटा आधार। मैं लिख दे रहा हूँ लेकिन आप इसको शॉर्टली ही याद करें। उसके बाद कॉट थीटा, तो कॉट थीटा आपका जस्ट अपोजिट। अब यहाँ पर ये भी मालूम है ये नीचे वाले जो होते हैं ये ऊपर वाले के जस्ट अपोजिट। जैसे टैन का लंब बटा आधार हो गया तो कॉट का हो जाएगा आधार बटा लंब, कॉस का आधार बटा के हो गया तो सेक का हो जाएगा के बटा ए अर्थात कर्ण बटा आधार। तो कॉट का हो गया आपका आधार बटा लंब। अब उसके बाद जस्ट हमें लिखना है सेक, तो सेक थीटा हो जाएगा आपका K/A जो कि कॉसेक का अपोजिट है अर्थात कर्ण बटा आधार। उसके बाद अगर मैं देखूं कि कॉसेक के बारे में तो कॉसेक थीटा जो है वो हो जाएगा K/L अर्थात कर्ण बटा लंब जो कि साइन का अपोजिट है। तो इस प्रकार से हमने इन त्रिकोणमितीय अनुपातों का समकोण त्रिभुज में किस तरीके से उसकी भुजाओं के मध्य संबंध निकालेंगे वो आपको मैंने बता दिया है। याद करने के लिए लाल बटे कका को ना भूले, किस तरीके से कौन कौन सी भुजा को लिखा जाता है और उसके आधार पर हम इसके सामने कैसे वैल्यू लिखेंगे। ये आपने अगर कॉन्सेप्ट समझ लिया तो हम अब आते हैं अपनी प्रश्नावली में प्रवेश करते हैं और प्रश्नावली 8.1 का पहला क्वेश्चन आपके सामने मैंने लिख रखा है। इसी कॉन्सेप्ट को हम इसमें यूज करते हुए सवाल को हल करेंगे आपके सामने प्रश्न लिखा हुआ है कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, इसी को समझें, जिसके बारे में समकोण कह दिया जाएगा हमें 90 डिग्री एंगल पे उसी को लिखना है। तो यहाँ पर कौन सा कोण बोला गया? समकोण बोला गया है B। अगर ये A कह देते तो हमें यहाँ पर ये लिखना होता, लेकिन इन्होंने बोला है B तो हम यहाँ लिखेंगे B।
यानी कि अब बचा जो ए और सी है वो आप कहीं से भी लिख लो, इन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो मान लीजिए हम ए को यहाँ लिख लेते हैं, तो ये क्यों, क्योंकि हमें क्लॉकवाइज चलना है ना। तो ए बी सी ये हमने बना लिया डायग्राम। अब त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण है, ओके बी समकोण हो गया। ए बी 24 सेंटीमीटर है, लिख लेते हैं ए बी 24, ये ए बी है, इसकी वैल्यू इन्होंने दे दी है 24 सेंटीमीटर। बी सी 7 सेंटीमीटर है, ये हो गई बी सी 7 सेंटीमीटर, और सी ए 25 सेंटीमीटर है, सी ए हो गई आपकी 25। आप देख सकते हैं कि तीनों में किसका मान सबसे ज़्यादा है, 25, यानी कि सी ए का मान सबसे ज़्यादा है। और डायग्राम में भी आपको दिख रहा होगा कि सी ए सबसे बड़ी भुजा है, क्यों, क्योंकि ये बी के सामने है और समकोण कोण के सामने है, और समकोण कोण के सामने वाली भुजा आपकी कहलाती है कर्ण। ये कर्ण हो गया। अब हमें क्या करना है, बाकी दो भुजाओं का क्या करना है वो क्वेश्चन के हिसाब से देखेंगे। तो इन्होंने कहा है इतना लिखने के बाद निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। इन दो प्रश्नों का मान हमें निकाल के देखें। एक चीज़ हम आपको बताते चलें कि ट्रिग्नोमेट्री के सवाल को सॉल्व करने के लिए आपके पास पेशेंस होना चाहिए। आप पेशेंस पूर्वक इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे, इसकी लैंग्वेज को पढ़ेंगे, डायग्राम में लिखेंगे और सारी वैल्यूज को लिखेंगे। अगर आपने ये सब करना सीख लिया तो आसानी से प्रश्नों को कर लेंगे। तो इस तरीके से हम पढ़ेंगे प्रश्न को और यहाँ पर इसको नोट करेंगे। तो चलिए अब हम इसका पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है साइन ए की वैल्यू आपको बताना है और कॉस ए की वैल्यू बताना है। तो मैं पहले साइन ए की वैल्यू आपको बताने जा रहा हूं। तो देखिए साइन ए की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे। तो साइन ए की जब हमें वैल्यू निकालनी है, साइन ए, इसका मतलब ये हो गया है कि अब आपको जो थीटा, जैसे इधर हमने बताया था थीटा जब ये माना तो इसके सामने लंब है और ये आधार है। तो अब हम ए को ध्यान में रखते हुए लंब और आधार डिसाइड करेंगे। इस बात को जरा ध्यान से समझें। यहाँ पर कौन सा दिया है साइन के साथ एंगल, ए। तो ए को आप थीटा मान लीजिए थोड़ी देर के लिए। अब ए के हिसाब से या थीटा के हिसाब से ये वाली भुजा हो जाएगी लंब, ये हो गई आपकी लंब, और जिस पर बना है वो आपका आधार हो गया ये ए। ठीक है, थीटा, इस एंगल को मैंने थीटा मान लिया, ए को, इसके सामने वाली भुजा आपकी लंब हो गई और ये आपकी भुजा आधार हो गई। ये तो 100% कर्ण रहेगी ही रहेगी, इसमें कोई बदलाव होना नहीं है। तो साइन क्या होता है, लाल बटे काका ने आपको सिखाया है क्या होता है, एल अपॉन के। तो आप यहाँ पर लिख लीजिए एल अपॉन के। उसके बाद एल की जो वैल्यू है अर्थात लंब की जो वैल्यू है वो कितनी है, 7। तो आप यहाँ लिख दीजिए 7। अब आपको मान रखना होता है। उसके बाद नीचे के लिखा है तो के की वैल्यू कितनी है, 25। बस आपका आंसर हो गया। ये पहला आंसर आपने कर लिया, साइन ए की वैल्यू निकाल ली। कैसे निकाली फिर से समझिए। क्या किया हमने, ए को थीटा मानते हुए लंब और आधार को डिसाइड किया। ए के सामने वाली भुजा लंब हो गई जिसको एल से नोट कर लिया, और जिस पर ये ए या थीटा बना हुआ है उसे आधार मानेंगे जो कि 24 है, इसे ए मान लिया। साइन का होता क्या है अकॉर्डिंग टू लाल बटे काका, तो आपको मालूम है एल अपॉन के होता है, यानी लंब बटा कर्ण होता है। तो तुरंत इसका रेशियो लिखा साइड्स का, एल अपॉन के, और एल की वैल्यू कितनी है 7 है, के की वैल्यू कितनी 25 है वो लिख ली हमने। तो इस तरीके से साइन ए की वैल्यू आ गई 7/25। अब बाकी बचा है कॉस ए। तो कॉस ए का भी मान निकाल लेते हैं हम। तो कॉस ए की अगर वैल्यू हम देखें तो कॉस का अब हमें लाल बटे काका की हेल्प से लिखना है। कॉस क्या होता है, ए अपॉन के, ए अपॉन के, आधार बटा कर्ण। तो आप देख सकते हैं इसमें आधार क्या है, अभी हमें इसी के हिसाब से देखना है। तो आधार कितना है 24 लिख लीजिए, और कर्ण कितना है, कर्ण है आपका 25। तो इस प्रकार से हमने कॉस ए की वैल्यू भी निकाल ली। तो आपने अगर सावधानी से लंब और आधार को डिसाइड करना सीख लिया तो इन प्रश्नों को आप आसानी से कर सकते हैं। तो मैंने साइन ए कॉस ए का मान निकाल के दिखा दिया है। अब आपका काम ये है कि टैन ए और साथ ही साथ आपको जो है कॉसिक ए, टैन ए और कॉसिक ए की वैल्यू इसी परिप्रेक्ष्य में, इसी कॉन्सेप्ट में एंगल ए की सहायता से क्या होगा उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। चलिए अब हम सभी इसका दूसरा क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेते हैं। तो दूसरे क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है साइन सी और कॉस सी की वैल्यू। तो मैं तेजी से एक डायग्राम इधर बना ही लेता हूँ फिर से पुनः। तो क्या था, ये था आपका बी, ये था ए और ये था सी। ये कितनी है, ये है 24, ये 25 है और ये है आपकी 7। अब हम सी के अकॉर्डिंग करेंगे। तो साइन सी की वैल्यू निकालना है। अब हमें थीटा किसको मानना है, इस सी वाले एंगल को,
ये तो 90 रहेगा ही। तो अभी आप जब ए के हिसाब से कर रहे थे तो थीटा इसको माना था, इसके सामने वाली भुजा क्या हो गई थी, लंब, एल से नोट किया, और जिस पर बना था वो आधार हो गया जो कि 24 था। अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम सी के हिसाब से यहाँ पर लंब और आधार को डिसाइड करेंगे। कर्ण आपका चेंज नहीं होगा, बार बार आपको बता रहा हूँ, हर बार वही रहेगा। तो सी को हमने थीटा माना है, तो सी या थीटा के सामने वाली भुजा अब आपकी ये हो गई लंब, इसको आप लंब कहेंगे और इसको एल से नोट करेंगे, और ये जो है अब आपका हो गया आधार। ठीक है, ये लंब हो गया और ये आधार हो गया। तो साइन क्या होता है अकॉर्डिंग टू लाल बटे का, एल अपॉन के, यानी कि लंब बटा कर्ण। आप यहाँ पर लिखेंगे लंब बटा कर्ण। अब क्या करेंगे, अपने डायग्राम को देखेंगे, ट्रायंगल को देखेंगे और वैल्यू रख देंगे साइड्स की। तो एल फॉर लंब, लंब की वैल्यू कितनी है 24, 24 लिख दी। के फॉर कर्ण, कर्ण की वैल्यू कितनी है 25, 25 हो गया। तो आपको साइन सी की वैल्यू मिल गई। अब बचा क्या है, कॉस सी। तो कॉस सी की वैल्यू भी निकाल लेते हैं, कॉस सी। फिर से हमें लाल बटे कका, आप देख रहे हैं हर बार आपको लाल बटे कका की हेल्प लेनी पड़ेगी। तो लाल बटे कका आपको अच्छे से याद होना चाहिए, और इसमें साइन कॉस टेन कहाँ कहाँ होते हैं ये भी मालूम होना चाहिए। तो कॉस जो होगा वो हो जाएगा आपका ए बटा के। तो हमने लिखा ए बटा के। अब ए बटा के अर्थात आधार बटा कर्ण, तो आधार कितना है 7 है और कर्ण कितना है 25 है। तो इस प्रकार से हमने साइन सी और कॉस सी की वैल्यू निकाल ली। हमने इसी प्रकार से साइन ए और कॉस ए की वैल्यू निकाली है। ध्यान रखना है कि ए के हिसाब से थीटा हमें एक को मानना है, तब लंब और आधार किस तरीके से डिसाइड करेंगे। और जब सी पूछा है तो सी के हिसाब से लंब आधार डिसाइड करेंगे। जो कोण आपका समकोण बता दिया जाएगा उससे संबंधित सवाल कभी नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि वो हमेशा आपका 90 डिग्री दिया ही होगा। तो मैंने साइन सी और कॉस सी का भी निकाल के दिखाया। अब आपको क्या करना है, इसी में सिर्फ एक tan सी की वैल्यू भी आपको बताना है, tan सी की वैल्यू क्या हो। चलिए तो अब हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन समझेंगे, लेकिन उससे भी पहले मैं आपको बताता चलूं कि आप इस वीडियो को छोड़ के ना जाएं, आप अंत तक देखते रहें इसको। आप आज ही ट्रिग्नोमेट्री का आपके अंदर जो भय बना हुआ वो दूर हो जाएगा। इसको अच्छे से फुल कंसंट्रेशन से समझें। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। आपके सामने लिख रखा है, यदि साइन ए बराबर 3/4 है तो कॉस ए और tan ए का मान परिकलित कीजिए। इसी प्रकार के प्रश्न आपको बोर्ड एग्जाम में मिलेंगे और ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको अब हम समझते हैं। तो देखिए, जब इस प्रकार से हमें लैंग्वेज दी जाए तो हम उसको कैसे हल करेंगे। तो सबसे पहले हमारा काम क्या होता है, एक ट्रायंगल बनाना होता है। हम एक ट्रायंगल बना लेते हैं इस तरीके से। और ट्रायंगल कौन सा बनेगा आपको मालूम होगा, सबसे जो महत्वपूर्ण ट्रायंगल है वो कौन सा होगा, समकोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्रायंगल। तो इस तरीके से आपने बना लिया एक त्रिभुज। इन्होंने ए बोला है तो आप चाहे ए यहाँ लिख लें चाहे यहाँ लिख लें, यहाँ पे नहीं लिखेंगे क्योंकि ये बी, ये समकोण की पोजीशन है, ये समकोण की पोजीशन है और यहाँ पर ए कभी भी समकोण नहीं होगा। तो मान लीजिए ए हमने यहाँ लिखा, बी कहाँ आएगा, यहाँ आएगा, और सी कहाँ आएगा, यहाँ, क्योंकि हमें कैसे चलना है, क्लॉकवाइज। तो ये ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया। हमने ट्रायंगल बना लिया। अब देखिए, साइन ए की वैल्यू दी है और आपसे पूछा जा रहा है कॉस ए और tan ए की वैल्यू। तो ऐसे क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करते हैं, जिसकी वैल्यू दी हो उसको आप अपने सोल्यूशन में लिखें जल्दी से। तो उसके सोल्यूशन में हमने लिखा साइन ए बराबर 3/4। जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन हो तो आपको क्या करना है, तुरंत याद करना है लाल बटे कका को। तो आपने अभी समझा था कि साइन ए बराबर जो साइन जो होता है वो होता है L/K। क्या होता है, L/K। L/K का मतलब क्या हो गया, L के जो सामने लिखा है वो लंब है और इसकी वैल्यू कितनी हो गई 3। K की वैल्यू यहाँ पर कितनी हो गई 4। K फॉर कर्ण, कर्ण की वैल्यू कितनी हो गई 4 और लंब की वैल्यू कितनी हो गई 3। तो यहाँ पर अभी हमें ये भी तो डिसाइड करना है कि लंब और कर्ण कौन सा है, आधार कौन सा है। तो आपको मालूम है ये वाला एंगल अब तो हो ही गया 90 डिग्री। तो इसके सामने वाली भुजा ये क्या हो गई, ये हो गई आपकी कर्ण K। और हमें क्वेश्चन किससे पूछा गया, ए से पूछा गया, तो ए को हम थीटा मानेंगे। जिसमें जो भी क्वेश्चन में एंगल दिया होता है तुरंत उसको थीटा मानो। तो ये थीटा हो गया। इसके सामने वाली भुजा हमेशा याद रहना चाहिए कि थीटा के सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब। अभी आपको पीछे बताया था हमने। तो ये लंब हो गया, यानी इसको हम एल से डिनोट करेंगे और जिस पर ये बना है उसको हम ए यानी आधार कहेंगे। तो ये आपका हो गया आधार, इसको आधार कहा जाएगा। अब क्या करना है, यहाँ पर जो वैल्यूज आपने यहाँ पर एक तरीके से नोट की हैं इससे तुलना करिए। एल के सामने कितना है, एल की जगह 3 है, तो एल फॉर लंब, लंब यानी कि यहाँ पर हो गया 3। उसके बाद के फॉर कर्ण, कर्ण कितना है, यानी कि यहाँ पर हो गया 4। अब हमें निकालना है कॉस ए और tan ए का मान। तो अगर कॉस ए और tan ए हमें निकालना है तो उसमें आधार की भी जरूरत पड़ेगी। तो अब हमें प्रॉब्लम ये है कि हमें आधार मालूम नहीं है।
तो आधार ज्ञात करने के लिए अभी हमने आपको बताया था पाइथागोरस प्रमेय के बारे में। आपको पाइथागोरस प्रमेय के बारे में आपको बताया गया था, जिसमें हमने आपको 3 फॉर्मूले बताए थे। पहला कौन से बताया था? पहले हमने आपको बताया था कला, ठीक है, कला। उसके बाद आपको बताया गया था लका, उसके बाद आपको बताया गया था अकल। तो ये 3 फार्मूले आपको 100% याद होना चाहिए, इसमें माइनस रहेगा, ओके। और क्या याद होना चाहिए? लाल बटे कका, जिसकी हेल्प से आप ये यहाँ पर वैल्यूज रखते हैं, सारी वैल्यूज निकालते हैं, ये आपको मालूम होना चाहिए। चलिए ठीक है, तो यहाँ पर हमें निकालना क्या है? यहाँ पर अब हमें निकालना, क्योंकि लंब दिया है, कर्ण दिया, आधार निकालना है। तो आप खुद बताएं इसमें से कौन सा सूत्र अप्लाई करेंगे। अगर कर्ण निकालना होगा तो ये सूत्र, लंब निकालना हो तो ये सूत्र, आधार निकालना हो तो ये सूत्र। तो हमें आधार निकालना है, तो आधार निकालने के लिए हम इस सूत्र को जो है यूज करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे सूत्र, इसी के नीचे लिख लो, डायग्राम के नीचे। सूत्र क्या आएगा? a बराबर √k² माइनस l²। k की वैल्यू कितनी है? k की वैल्यू आपके सामने लिख रखी है हमने 4 का स्क्वायर, माइनस l की वैल्यू कितनी रखी है? 3 का स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4 का स्क्वायर आप देखेंगे 16 और 3 का स्क्वायर 9। 16 से 9 गया कितना? 7। 7 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, 7 का वर्गमूल नहीं निकलेगा। ये आपकी जो है एक अपरिमेय संख्या है, इस तरीके से। तो a की वैल्यू आ गई हमारे पास, a मतलब आधार, ये वाला a नहीं, ये तो बिंदु है, इससे मतलब नहीं होता। इसको हम आधार कहते हैं, इसको a से नोट करेंगे। इसकी वैल्यू कितनी आ गई? √7। तो यहाँ पर अब हमें तीनों साइड्स की वैल्यू पता है, लंब भी पता है, कर्ण भी पता है और आधार भी पता है। अब चाहे ये ट्रिग्नोमेट्री के 6 के 6 रेशियो पूछ ले, हम सभी रेशियोज बता सकते हैं। तो अभी फिलहाल हाल फिलहाल में क्या पूछा है? कॉस ए और tan ए। तो अब निकालते हैं कॉस ए की वैल्यू। अब आपको मालूम होना चाहिए कॉस क्या होता है। आपके सामने मैंने लाल बटे का लिख रखा है। क्या बोला था मैंने? समोसा, कॉफ़ी, चाय। और यहाँ पर बोला था मैंने आपको कॉफ़ी, समोसा, कॉफ़ी, अर्थात साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक और कॉसेक, अर्थात साइन, कॉस, टैन, अर्थात साइन, कॉस, टैन, कॉस, कॉट, सेक और कॉसेक। हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है कॉस ए। तो कॉस का क्या होगा? a बटा के। तो आप यहाँ पर लिखेंगे a बटा के। a मतलब आधार, आधार कितना है? आधार आया है √7। और k कितना है? k मतलब कर्ण, कर्ण कितना है? 4। तो बस ये आंसर हो गया आपका, निकाल दिया। अब उसके बाद हमें क्या निकालना है? tan a। चलिए tan a की वैल्यू भी निकाल देते हैं। तो लिखते हैं यहाँ पर tan a। tan a क्या होगा? आप देख सकते हैं लंब बटा आधार, तो आप लिख लेंगे लंब बटा आधार। लंब का मान कितना है? 3। आधार कितना है? √7। इस तरीके से हमने ये भी वैल्यू निकाल ली। तो आपने आसानी से इस प्रश्न को हल कर लिया। बस आपको धैर्य रखना है, इसी प्रकार से सीखते रहना है। आपको ये 2-3 बार रिवाइज करने पड़ेंगे, तो आपको ये कॉन्सेप्ट 100% आपके माइंड में होगा और आप आसानी से क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो हमने कैसे किया, एक बार फिर से आपको बता देते हैं। सबसे पहले लैंग्वेज को पढ़ना है। लैंग्वेज दिया साइन ए बराबर 3/4, तो कॉस ए और tan ए का मान परिकलित कीजिए। ये आपका एकदम कॉन्सेप्ट है कि इस तरीके का क्वेश्चन दिया हो तो पहले हमें क्या करना है? एक डायग्राम बनाना है, यानी ट्रायंगल बनाना है। ट्रायंगल बनाया, साइन ए की वैल्यू जो लिखी रखी होती है उसे लिख लिया और लाल बटे कका की हेल्प से उसके सामने भुजाओं का रेशियो लिख लिया। भुजाओं का रेशियो l/k था, l और k को हमने यहाँ पर लिखना। उससे भी पहले हमें ये मालूम कर लेना चाहिए कि इसमें थीटा के आधार पर लंब और कर्ण आधार क्या होगा। तो कर्ण तो हमेशा सबसे बड़ी भुजा होती है जो 90 अंश के सामने वाली होती है। तो बची ये 2 भुजाएं, इन 2 भुजाओं में हमें डिसाइड करना होता है लंब और कर्ण, लंब और आधार क्या है। तो वो बताता है एंगल। एंगल दिया इसमें a, तो a को थीटा मानेंगे, थीटा के सामने वाली लंब हो गई, ये वाली भुजा आपकी आधार हो गई। तो यही दोनों हमने लिख ली। अब उसके हिसाब से जहाँ लंब लिखा वहाँ जहाँ आधार लिखा है और कर्ण लिखा है वहाँ पर वैल्यूज रख दी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं लंब की वैल्यू 3 है तो यहाँ 3 लिखा, कर्ण की वैल्यू 4 है तो 4 लिख लिया। आधार नहीं दिया था तो आधार के लिए निकालने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा? आधार निकालने के लिए हमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करनी पड़ेगी। पाइथागोरस थ्योरम में मैंने आपको 3 फार्मूले लिखवाए, के, एल और ए निकालने के लिए, कला, लका और अक्ल। हमें निकालना था आधार, तो आधार वाला फार्मूला अकल हमने यूज की ही, वैसे भी यूज ही करना है मैथ में अप्लाई करते समय। अक्ल a बराबर k² माइनस l²। k की जगह पे k की वैल्यू 4, स्क्वायर का मतलब होता है दी गई संख्या का उसी संख्या से गुणा करना। तो 4 चौके 16 हो गया, माइनस l मतलब हो गया लंब। लंब की वैल्यू कितनी? 3 है। 3 का 3 का स्क्वायर, 3 दूनी 6 नहीं, 3 की 3 से गुणा, 3 3 9, 16 से 9 गया 7। 7 एक ऐसी संख्या जिसका आपका
वर्गमूल नहीं निकलेगा तो ये आ गया आपका √7, इतना ही छोड़ देना है। आधार मिल गया, जब आधार मिल गया, तीनों भुजाएं मिल गई, अब चाहे कुछ भी पूछे, cos tan पूछा था, cos tan हमने अप्लाई किया, लाल बटा कक्का की हेल्प से भुजाएं लिखी, उसके सामने उनके मान लिखे, इस तरीके से हमने cos और tan a के मान निकाल लिए। अब आपका काम ये है कि आप जो है वो sec a और cot a की वैल्यू इसी क्वेश्चन में निकाल के दिखाएंगे, इसी क्वेश्चन के आधार पे कि sec a और cot a की वैल्यू क्या है, और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, जो कि आपके सामने मैंने लिख रखा है। इसमें थोड़ा सा इसको वेरिएट किया गया है। क्वेश्चन दिया गया है कि 15 cot a बराबर 8 हो तो sin a और sec a का मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं, बस थोड़ा सा इसको वेरिएट किया गया है। देखिए सोल्यूशन में हम इसको लिखते हैं कि दिया गया है 15 cot a बराबर 8, तो 15 cot a बराबर 8 को हम कैसे लिख सकते हैं? ये जो 15 है ये यहाँ पर गुणे में है, इसको क्या करते हैं, मैथ्स में ये कॉन्सेप्ट होता है कि गुणे में जो भी नंबर संख्या होती है वो बराबर के दाईं ओर जाते ही अनुपात में, बटे में, रेशियो में हो जाती है। तो यहाँ पर cot a की वैल्यू मिल गई 8/15। ये आप देख सकते हैं उसी प्रकार है जैसा कि अभी हमने पिछला क्वेश्चन सॉल्व किया था जिसमें sin a की वैल्यू दी थी 3/4, इसमें cot a की वैल्यू बन गई ना उसी प्रकार 8/15। अब आप बताएं क्या करना होगा? जी हाँ, अब हमें तुरंत एक ट्रायंगल बनाना होगा। तो यहाँ पर हम एक ट्रायंगल बना लेते हैं। ये देखिए ट्रायंगल बनाया। अब ट्रायंगल बनाने के जस्ट हमें उसके बाद क्या करना होता है, तेजी से हमें इसमें समकोण जो पॉइंट होता है उसको देखना होगा और यहाँ जो एंगल दिया होगा उसको देखना होता है। तो इसमें एंगल कौन सा दिया? ए, तो तुरंत आप यहाँ पर ए मानिए बेहिचक। बी कहाँ मानते हैं? बी यहाँ मान लो, क्लॉक वाइज चलना इस तरीके से। सी यहाँ मान लेते हैं। तो ये आपका क्या हो गया? ये 90 अंश का कोण हो गया, हमेशा 90 डिग्री रहेगा। इसका सामने वाली भुजा क्या होगी? आपकी कर्ण होगी, तो ये के हो गया, ये बदलने वाला नहीं, 100% हमेशा ही रहेगा। अब बाकी जो बचा है वो हमें लंब और आधार ज्ञात करना है। तो लंब और आधार कौन बताएगा? यहाँ कौन सा एंगल है? ए, तो ए के हिसाब से ए को तुरंत क्या मानेंगे? थीटा। इसके सामने वाली भुजा फिर से मैं बता रहा हूँ क्या होगी, ये हो जाएगी आपकी लंब। इसको हम एल से नोट करेंगे, ये लंब हो गई। और ये वाली आपकी जो भुजा है जिस पर ये थीटा बना हुआ है, बार बार बता रहा हूँ, ये हो गया आपका आधार, जिसको हम किससे नोट करेंगे? ए से डिनोट करेंगे आधार को, लंब को एल से, आधार को ऐसे, कर्ण तो के है ही। अब उसके बाद क्या करते हैं, फिर हमारा काम क्या होता है कि इसमें जो वैल्यूज दी हैं वो हमें लाल बटा कक्का की हेल्प लेना है। कौन कौन सी भुजाओं का cot a जो है कौन कौन सी भुजाओं का अनुपात होता है वो देखना है। उसके बाद तुलना करते हुए यहाँ पर अप्लाई कर देना है ट्रायंगल में और फिर सवाल को सॉल्व करेंगे। तो cot क्या होता है? आप देख सकते हैं आधार बटा लंब होता है। तो इसके सामने थोड़ी देर के लिख लीजिए आधार बटा लंब। तो आप देख सकते हैं कि आधार की वैल्यू कितनी? 8 है और लंब की वैल्यू कितनी? 15। तो आप क्या करेंगे, जहां आधार है वहां पर आप 8 लिख दीजिए, यहाँ लिख देते हैं हम 8, और लंब कितना है? 15, यहाँ लिख दीजिए 15। पिछले वाले क्वेश्चन में जब आपको साइन की वैल्यू दी थी तो उसमें आपको कर्ण और लंब की वैल्यू दी थी, फिर हमने क्या निकाला था? आधार हमें निकालना पड़ा, क्योंकि हमें साइन ए और इसमें जो भी था साइन और कॉट जो भी था हमें अभी निकालना था, तो उसके लिए हमें तीसरी भुजा की आवश्यकता थी। तो उसके लिए हमें वहाँ पर उसमें आधार निकालना था। तब हमने क्या निकाला था? ये वाला फार्मूला अप्लाई किया था पाइथागोरस का। अब आपके सामने कौन कौन सी भुजाएं दी हैं? अब की दी है लंब और आधार। तो बाकी क्या बचा? बाकी आपके सामने बचा है कर्ण। अब हमें कर्ण निकालना होगा, तो कर्ण के लिए कौन सा अप्लाई करेंगे? ये तो लिखेंगे यहाँ पर सूत्र, कर्ण बराबर अंडर रूट कला। क्या बोला हमने? इसको याद करना है कला से। तो कर्ण बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब आप क्या करेंगे, जो वैल्यूज दी हैं वो वैल्यू रखें। लंब कितना है? 15 है, तो 15 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस आधार कितना है? आधार है आपका 8, तो 8 का स्क्वायर। आप सभी जानते हैं कि यहाँ पर स्क्वायर का मतलब क्या होता है, अभी मैंने बताया था, जो संख्या दी है जिस पे स्क्वायर लगा उसकी उसी से मल्टीप्लाई करना। तो 15 की हम 15 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 225, और 8 की 8 से जब हम गुणा करेंगे तो हो जाएगा आपका 64, ठीक है। तो इस तरीके से आपके सामने मैंने लिखा है 15 की गुणा 225 और 8 की गुणा आप देख सकते हैं 64। उसके बाद क्या करते हैं, इन दोनों को जोड़ेंगे। तो 225 में 64 जोड़िए, 4 5 9 हो गया, 6 2 8 हो गया, और ये हो गया आपका 289। तो ये आ गया आपका 289। अब 289 का आपको क्या करना है? वर्गमूल निकालना है। देखिए वर्गमूल हम लोग कैसे निकालते हैं वो भी आपको मैं बता दे रहा हूँ। 289 का वर्गमूल कैसे हम निकालेंगे। तो ये डिवाइड होने वाला है 2 8 10 और 9 19। सबसे पहले हम इसे डिवाइड करेंगे, 17 से ही डिवाइड होगा। 17
एक कम 17 बच गया यहाँ पर 11, 11 और 9 हो गया 119, 17 सत्ते 119, फिर से 17 से डिवाइड होगा, 17 एक कम 17। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि जो 289 के फैक्टर्स हैं वो आ गया 17 गुणा 17। अब वर्गमूल में क्या होता है कि फैक्टर्स का जोड़ा बनाया जाता है, तो अगर जोड़ा बन गया, जोड़ा बन रहा है, उससे एक संख्या बाहर निकाली जाती है। तो इस तरीके से आपने देखा कि कर्ण की जो वैल्यू है वो आ गई 17, तो यहाँ पर आप लिख लें 17। तो इस तरीके से हमने इसकी तीनों भुजाएं हमें मिल गई, दो भुजाएं इसकी हेल्प से, तीसरी भुजा हमने पाइथागोरस की हेल्प से निकाली। अब जब तीनों भुजाएं मिल जाती हैं तो अब हमारा काम क्या होता है, इसमें जो पूछा गया उसकी वैल्यू निकाल देना। क्या पूछा गया, साइन ए और सेक ए की वैल्यू पूछी गई है, तो आप लिखेंगे तुरंत साइन ए। तो साइन ए बराबर क्या होगा, अब तक आपको याद हो चुका होगा, लाल बटे कका का पहले दो लेटर्स एल अपॉन के, ठीक है, अंश में एल और आधार में के, अर्थात ये होता है लंब बटा कर्ण। तो लंब कितना है, लंब है 15 और भैया कर्ण कितना निकल गया है 17। तो इस तरीके से आपने साइन ए की वैल्यू निकाल दी। अब आप क्या करेंगे, अब आपको निकालना सेक ए, तो सेक ए की वैल्यू भी निकालिए। तो सेक क्या होगा, कॉस का अपोजिट होता है कर्ण बटा आधार, तो आप यहाँ पे लिखेंगे कर्ण बटा आधार के बटा ए, के की वैल्यू कितनी है 17 है और आधार आप देख सकते हैं कितना है 8 है। ये आपने दोनों आंसर निकाल। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं आपके सामने। जैसा कि मैंने लिखा है, यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। अन्य सभी का मतलब सेक को छोड़कर, तो सेक को छोड़कर सेक आप छोड़ दें तो बाकी कितना बचा, साइन कॉस टेन कॉट और कॉसेक, इन पांचों के आपकी आपको वैल्यू निकालनी है, ठीक है। आपकी देखिए इसमें थीटा दे रखा ना, तो इन्होंने ए बोला, ना बी ना सी, कुछ नहीं बोला, आपकी इन्होंने बोल दिया सीधे सीधे थीटा, अर्थात अब आप फ्री हैं, आप कैसा भी समकोण त्रिभुज बनाएं और कोई भी बिंदु कहीं पर भी ले लें, आप स्वतंत्र हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो हमारा काम तेजी से इसको समझकर एक ट्रायंगल बनाना, जल्दी से ट्रायंगल बना लेते हैं, समझ तो लिया ही है। तो ये हमने एक ट्रायंगल बनाया समकोण त्रिभुज का, हमेशा ये डायग्राम हो गया। अब हमने बोला थीटा हमेशा यहाँ पे माना करें अगर आप फ्री हैं तो थीटा मान लिया। ए बी सी बना दीजिए, जैसे ये हमने ए लिखा, इसको हमने बी लिख दिया, इसको सी से लिख दिया, हमेशा जो है क्लॉकवाइज चलना है, ध्यान रखना। तो अब दिया गया है सेक थीटा, जैसे कि पिछले प्रश्नों में आपको दिया गया था साइन थीटा 3/4, तो आपने क्या किया, तुरंत साइन को लिखा, उसमें उसको हमने जो है लाल बटा कका से दोनों भुजाओं को लिखा, फिर वहाँ पर जो है उसको तुलना की और त्रिभुज में हमने बिठा दिया। इसी प्रकार हमने जो पिछला प्रश्न अभी देखा था तो उसमें tan की वैल्यू दी थी, जो कि आपका लंब बटा आधार हुआ था और हमने कर्ण निकाला था, उसको अप्लाई करके फिर हमने उस क्वेश्चन को सॉल्व किया था। इसी तरीके से इसमें भी दे रखा है tan या cot जो भी दिया हो। इस क्वेश्चन में दे रखा है आपका सेक थीटा बराबर 13/12। तो हम अपना समय न बर्बाद करते हुए तेजी से इसको समझते हैं। तो सेक जो होता है ना, अब आपको थीटा के अकॉर्डिंग क्या है, थीटा के सामने वाली भुजा ये क्या हो गई, लंब हो गई, ये क्या हो गया आपका आधार हो गया और ये आपका क्या हो गया कर्ण। अब जो सेक है वो हम लाल बटे कका से देख लेते हैं। तो सेक जो होता है कॉस का अपोजिट होता है, अर्थात ये हो जाएगा आपका कर्ण बटा आधार। तो इसके सामने आप लिख लेंगे के बटा ए। क्या लिखा आपने, के बटा ए। अब तेजी से क्या करते हैं, के और ए की तुलना करते हैं और यहाँ लिख लेते हैं। तो के कितना है 13 है, ए कितना है 12 है, अर्थात के की जगह पे आप इसके सामने 12 लिख लें और ए अर्थात आधार की जब कितना लिख लें 12, सॉरी के की जब 13 लिखना है और ए की जब कितना लिखना है 12। आपको क्या निकालना बाकी रह गया, अब की निकालना है एल अर्थात लंब। आपने पिछले दो प्रश्नों में देखा कि पहले में आपको आधार निकालना था, तब आपने अक्ल यूज की, फिर उसके बाद आपने अभी जो नेक्स्ट इससे पहले वाला क्वेश्चन सीखा था उसमें आपने निकाला था कर्ण, तो आपने कला का यूज किया। अब इसमें आपको मिल गया है लंब निकालना है, तो लंब के लिए अब हम कौन सा ये वाला फार्मूला यूज करेंगे जिसे आप कहते हैं लका, शॉर्टली में याद करने के लिए। तो आप तुरंत यहाँ पे लिखेंगे सूत्र। ओहो, सूत्र क्या है, L बराबर √k² माइनस a²। ये ध्यान देना है हमें यहाँ पर। तो यहाँ देख सकते हैं कि k कितना है, तो k की वैल्यू दे दी गई है 13, माइनस a कितना है 12, तो 13 का वर्ग कर दीजिए। 13 की वर्ग का मतलब हमने अभी पीछे बताया था, जो संख्या दी उसकी उसी से गुणा करना। तो 13 की 13 से करेंगे तो हो जाएगी 169 और 12 की 12 से करेंगे 144। अब क्या करते हैं, 169 से 144 घटाएंगे तो बचेगा 25 और 25 का हमें तेज़ी से वर्गमूल निकालना है, तो इसके फैक्टर करने होंगे जिस तरीके से अभी हमने 289 के किए थे। तो 25 को आप डिवाइड करेंगे, लास्ट में 5 है इसलिए 55 25 और 5 एकम 5। तो यहाँ पर ये जो फैक्टर्स आए हैं 25 के वो हो गए हैं आपके सामने, आप चाहे यही लिख लेते हैं 5 गुणा 5। इसमें भी देखिए जोड़ा बन गया, तो जोड़े का एक नंबर बाहर आ जाता है। तो इस तरीके से आपने जो लंब की वैल्यू निकाली वो कितनी आ गई 5।
तेजी से लंब के सामने आप जो है इसका मान लिख देते हैं, कितना हो गया, लंब के सामने इसका मान हो गया 5। अब आपको इस त्रिभुज की तीनों भुजाओं के मान मिल गए हैं। अब आप स्वतंत्र हैं सभी त्रिकोणमितीय अनुपात निकालने के लिए। तो इन्होंने बोला भी है कि सभी त्रिकोणमितीय अनुपात अर्थात सेक को छोड़कर आपको सभी निकालना है। तो पहले आपको निकालना साइन थीटा। साइन थीटा क्या होता है, चलेंगे हम लाल बटे काका के पास। तो वो ये कह रहे हैं कि एल बटा के, तो आप लिख लीजिए यहाँ पर एल बटा के। एल बटा के लिखने के बाद ट्रायंगल में देखेंगे एल की वैल्यू कितनी है, 5 है, तो आप यहाँ पर लिख दें 5, और के की वैल्यू कितनी है 13, तो आपने लिख दिया 13। साइन थीटा की वैल्यू आ गई, आपने एक जो है इसका अनुपात निकाल लिया। अब क्या बचा, साइन के बाद कॉस, तो यहाँ पर आप लिखेंगे जस्ट तेजी से कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या होता है, कॉस हो जाएगा आपका ए बटा के अर्थात आधार बटा कर्ण। तो यहाँ पर लिखिए आप ए बटा के आधार बटा कर्ण। अब यहाँ पर ए की वैल्यू आप देख सकते हैं कितनी है 12, तो आप लिखेंगे 12, और के की वैल्यू कितनी है 13। उसके बाद आप लिखेंगे टैन थीटा। तो टैन आप देख सकते हैं कितना है, एल अपॉन ए अर्थात लंब बटा आधार। लंब कितना है आप देख सकते हैं 5, और आधार कितना है 12। तो आपने 3 निकाली, साइन कॉस टैन। अभी 2 बचे हैं, 2 कौन से बचे हैं, कॉट निकालना है, सेक निकालना है, सेक तो है ही, कॉसेक निकालना है, कॉट और कॉस ही बाकी है। चलिए कॉट भी निकाल लेते हैं। तो कॉट थीटा, तो कॉट क्या होगा आप देख सकते हैं, चाहे टैन का अपोजिट याद रखें या लाल बटे काका से याद कर लें, ए अपॉन एल होता है। नीचे से लिखेंगे ऊपर के लिए ए अपॉन एल। ए अर्थात आधार, आधार कितना है आप देख सकते हैं 12 है, और लंब कितना है आप देख सकते हैं 5 है। उसके बाद बचा क्या, कॉसिक, सेक तो दिया ही है, तो कॉसिक थीटा की वैल्यू निकालते हैं, कॉसिक थीटा। तो कॉसिक की वैल्यू नीचे से ऊपर के लिए, तो के अपॉन एल, के अपॉन एल। के का मान आप देख सकते हैं कितना दिया है त्रिभुज में 13, तो यहाँ आपने लिख दिया 13, और एल का मान कितना दिया 5। तो इस प्रकार से हमने इस प्रश्न में पूछा गया था सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। हमने सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को परिकलित कर लिया। आप इसको एक बार और देखेंगे तो ये और भी आसान लगेगा आपको। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने लिख रखा कि आकृति 8.13 में tan p माइनस कॉट r का मान ज्ञात कीजिए। इस प्रश्न में क्या है, आपके सारे पूर्व ज्ञान का एक तरीके से छोटा सा टेस्ट है, तो उस टेस्ट में आप आसानी से पार हो जाएंगे। देखिए आकृति दे रखी है आपकी PQR, ये आकृति है जिसमें इन्होंने कहा है कि tan p और cot r का मान ज्ञात कीजिए। यानी ये एक इन्होंने जो है यहाँ पर अंतर पूछ लिया है दोनों का। हमें डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इसमें tan p की हम वैल्यू निकालेंगे और cot r की, दोनों की वैल्यू रख देंगे और उसके बाद हम हल कर लेंगे। बहुत ही आसान है। देखिए अभी आपने इससे पिछला क्वेश्चन समझा था, तो उसमें भी कर्ण जो था वो 13 था, और लंब या आधार जो भी रहा हो वो 12, मतलब कर्ण 100% उसमें 13 था। इसमें लंब कितना है 12 है, आधार निकालना है। तो पीछे अभी हमने सॉल्व किया था, आप उसको देख सकते हैं। तो यहाँ भी आपका आधार जो है वो कितना आ जाएगा 5। कौन सा सूत्र अप्लाई करने पर, ये वाला सूत्र अप्लाई करने पर, आधार वाला। तो इस तरीके से हमने सवाल को जो है छोटा शॉर्ट करने के लिए हमने पिछला पूर्व ज्ञान को यूज कर लिया। तो यहाँ पर आप आधार की वैल्यू आपने लिख ली 5 है। अब आपका सीधे सीधे काम है tan p माइनस कॉट r का मान निकालना है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे कि tan p माइनस कॉट r। अब देखिए tan p लिख रखा है, ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। tan p लिख रखा है, तो p कौन सा है आपका, ये हो गया ना p, और cot r लिख रखा है, r कहाँ है, ये है। यानी जब आप tan p की वैल्यू रखेंगे, जब आप tan p की वैल्यू रखेंगे तो आपका थीटा ये हो जाएगा। तो इसके हिसाब से आपका लंब कौन सा हो जाएगा, ये। तो पहले हम अभी tan p रखेंगे जिससे कि आप कंफ्यूज ना हो। तो इसके सामने वाली भुजा क्या हो गई, लंब। यानी अगर आपसे पूछा जाए, ये तो 100% ये बड़ी है, सबसे बड़ी भुजा होती, तो ये तो कर्ण है ही, इसमें कोई दो राय है नहीं। तो अभी p के अकॉर्डिंग, p के हिसाब से लंब क्या है 5, और आधार क्या है 12। तो अभी हम p के हिसाब से मान रखेंगे। तो tan होता है क्या है आपको मालूम है, tan होता है आपका लंब बट्टे आधार। तो मैं लिख लेता हूँ लंब बट्टा आधार, या डायरेक्ट मान रखना चाहो तो आप डायरेक्ट रख सकते हो। लंब बटा आधार होता है, tan का मान क्या होता है लंब बटा आधार। तो मैं क्या करता हूँ डायरेक्ट मान ही रख लेता हूँ जिससे कि कन्फ्यूज ना हो आप। तो tan के हिसाब, tan p के हिसाब से लंब क्या है, लंब है 5, तो हमने क्या किया यहाँ पर 5 लिखा, और बटा आधार क्या है, आधार है 12, तो हमने लिख लिया 12। तो tan p का मान 5/12 हो गया। अब माइनस का साइन, cot r। अब हमें जो है लंब और आधार r के हिसाब से डिसाइड करना है। तो r आपका ये रहा ना, अब r के हिसाब से आपका लंब कौन सा होगा और आधार कौन सा होगा वो हमें डिसाइड करना है। तो r के सामने वाली भुजा ये हो गई, ये तो कर्ण रहेगा, इसमें कोई बदलाव नहीं। r के सामने वाली भुजा ये है जिसका मान 12 है। तो अब ये हो गया लंब और ये हो गया आपका आधार,
ठीक है। अब लंब ये हो गया और आधार ये हो गया, ये ध्यान रखना है। तो अब हमें कॉट आर की वैल्यू रखना है, कॉट आर की। तो कॉट लाल बटे कका के अकॉर्डिंग क्या होता है, ए बटा एल। तो ए बटा एल अर्थात आधार बटा लंब, ठीक है। तो पहले हमें आधार लिखना है, बाद में हमें लंब लिखना है। तो आधार कितना है 5 और लंब कितना है 12, ठीक है। तो इस तरीके से हमने कॉट आर के हिसाब से हमने आधार बटा लंब की वैल्यू लिख ली है 5/12। दोनों ही आप देख सकते हैं, ये भी 5/12 है, ये भी 5/12 है। अगर भिन्न के हिसाब से सॉल्व करेंगे तब भी 0 आएगा। और वैसे ही देख लो, ये भी पूरा एक 5/12, ये भी। तो इसमें से ये प्लस का ये माइनस का कट के कितना आ जाएगा, ये कट गया, आंसर आ गया 0। बस इतना सा छोटा सा क्वेश्चन था। बस ध्यान ये देना है कि पी के हिसाब से क्या वैल्यू रखी जाएगी और आर के हिसाब से क्या वैल्यू रखी जाएगी। आई होप आपको ये सारे प्रश्न समझ में आ गए होंगे। और ये पूरा जो ट्रिग्नोमेट्री का एक भय था, जो कि एक कॉन्सेप्ट के कारण आपके अंदर बना हुआ था, आपने इस कॉन्सेप्ट को और अच्छे से सीख लिया है, समझ लिया है और अच्छा ध्यान दिया है। आपने कहीं पर भी कोई भी चीज़ मिस नहीं की है। तो कॉन्सेप्ट अच्छे से आपको समझ में आया होगा। और फिर कॉन्सेप्ट से हमने क्या किया, हमने कुछ सवालों को किया, वो भी आपको समझ में आए होंगे। आप क्या करें, इस वीडियो को एक बार और देखें अच्छे से, फ्री माइंड होकर दूसरों को भी शेयर करें। इस प्रकार से हमारी ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड अन्य वीडियोज़ आती रहेंगी और आपके अंदर जो ट्रिग्नोमेट्री का भय है वो दूर हो जाएगा। आप हमारे वीडियोज़ को लगातार देखते रहें, उसको कॉपी और पेन की सहायता से नोट्स बनाते रहें, लिखते रहें। बोर्ड एग्ज़ाम तक ट्रिग्नोमेट्री आपके लिए एकदम ख़त्म हो जाएगी। जब ट्रिग्नोमेट्री खत्म हो जाएगी तो अन्य एक्सरसाइज आएंगी। उसके बाद हम क्या करेंगे, आपको पिछले ईयर्स के जो पेपर्स हैं उनको सॉल्व करवाएंगे। और जो आपके पूरी बुक में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो आपके एग्जाम में 100% आने ही वाले हैं, उस पर भी एक वीडियो बनाएंगे, वो भी आपको दिया जाएगा। उसको आप देखेंगे अच्छे से ज़्यादा मार्क्स आप जो है मैथ में गेन कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। मैथ का डर आपका हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।